बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। बॉलीवुड ड्रग्स केस में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों को किला कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। कोर्ट से एनसीबी ने भारती के पति हर्ष की रिमांड मांगी थी, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिल पाई। दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दोनों ने जमानत याचिका दायर की है, जिस पर कल सुनवाई होगी। ड्रग्स केस में घंटों की छापेमारी और तलाशी के बाद एनसीबी ने भारती सिंह को कल गिरफ्तार किया था। सुबह उनके पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। भारती और हर्ष ने गांजा पीने की बात कबूल की थी, जिसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल अब जमानत के लिए कल ये लोग अर्जी लगाए हुए हैं। अब कल जमानत मिल पाती है, दोनों की जमानत अर्जी पर सुनवाई कल होने वाली है या फिर नहीं, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन मुश्किलें भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया की काफी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि गांजा पीने की बात इन दोनों ने ही कबूल की है। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कल बेल मिलेगी या फिर जेल ही रहेगी, अपने आप में बड़ा सवाल। मुश्किलें यहां पर इन दोनों की बढ़ती हुई, आगे क्या होने वाला है पूरे मामले पर, पंकज? जी चित्रा, सबसे पहले तो ये बताएं कि भारती सिंह को और उनके पति हर्ष लिंबाचिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब हमें बताया गया है क्योंकि भाईकला वुमेन्स प्रिजन में वैकेंसी नहीं है, इसलिए भारती सिंह को अब कल्याण वुमेन्स जेल में लेके जाया जाएगा, जबकि हर्ष लिंबाचिया को मुंबई के पास ही तालोजा जो जेल है वहां पर लेके जाया जाएगा। अब ये दोनों पूरी रात जेल में बिताएंगे। कल बेल एप्लीकेशन सामने आएगी। किला कोर्ट में ही बेल एप्लीकेशन होगी, सेशंस में नहीं होगी, क्योंकि यहां पर सरकारी वकील का कहना है क्योंकि कंजम्पशन का मामला है और एनडीपीएस का सेक्शन 20AB2 और एनडीपीएस का सेक्शन 27 लगाया गया है, जो कि कंजम्पशन की बात करता है, कमर्शियल क्वांटिटी की बात नहीं करता, लेकिन जिसमें 6 महीने की सजा का प्रावधान जरूर है। 27A जिसकी बात हो रही थी, सरकारी वकील ने यहां साफ किया है कि वो सेक्शन इन्वोक नहीं किया गया है, लेकिन अभी भी एनडीपीएस के अधिकारियों का कहना है कि वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कल जब हर्ष लिंबाचिया की पूछताछ हो रही थी तो फाइनेंसिंग का एंगल भी सामने आया था, इसीलिए वो यहां पर एनसीबी कस्टडी चाह रहे थे, लेकिन उन्हें एनसीबी कस्टडी नहीं मिली है। और अब ताजा रिपोर्ट यही है, भारती सिंह को और हर्ष लिंबाचिया को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। कल दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। पंकज, दोबारा मैं आपके पास रुख करूंगी, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने छोटे मामलों में बॉलीवुड के लोगों की गिरफ्तारी पर ऐतराज किया है। उनका कहना है कि एनसीबी ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े लोगों को पकड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। जिस तरह से एनसीबी फिल्म के लोगों को गिरफ्तार कर रही है, ये कह रही है कि वो नशे के आदी हैं, वो नशा करते हैं। हमें लगता है जो नशे का आदी होता है वो एक प्रकार का बीमार है, उसे नशा मुक्ति कैसे कराई जाए, नशे से कैसे दूर रखा जाए, इस दिशा में काम करने की जरूरत है। गिरफ्तारी करके सिर्फ पब्लिसिटी लेना ये उचित नहीं। एनसीबी का काम है कि ये ड्रग आता कहाँ से है, बेचने वाले कौन लोग हैं, पैदा कैसे होता है, बड़ी खेप कहाँ से आ रही है। ऐसी एक भी कार्रवाई एनसीबी की तरफ से नहीं होती, तो इसका क्या सोचा जाए कि बेचने वालों को खुली छीट दी गई है, माल लाने वालों को खुली छूट दी गई है और सिर्फ पब्लिसिटी करके लोगों के आंखों में धूल झोंका जा रहा है। हमें लगता है एनसीबी की जिम्मेदारी है कि नशेड़ियों को पकड़ने के बजाय नशे के व्यापार करने वालों को पकड़े तो बेहतर होगा। तो नशेड़ी एक प्रकार के बीमार होते हैं, उनको गिरफ्तार करके और इस तरह की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। नवाब मलिक को आप सुन रहे थे, जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। सीधे रुख कर लेते हैं पंकज का। पंकज, नवाब मलिक के इस बयान के मतलब मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, राजनीति इस पूरे मामले को लेकर डे वन से हो रही है। सेंटर और महाराष्ट्र सरकार के बीच में एजेंसीज को लेकर जो तनातनी है, वो बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। चाहे वो मुंबई पुलिस की बात हो, चाहे वो सीबीआई की बात हो, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर काफी तनातनी होती ही आ रही है। अब लेटेस्ट जो बयान आया है वो महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक की तरफ से आया है, जिन्होंने सीधे सीधे पब्लिसिटी का आरोप लगा दिया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पे। अब याद रखें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सेंटर के अधीन है,
उसकी की एक एजेंसी है, तो इसके राजनीतिक मायने क्या है वो भी सीधे सीधे समझे जा सकते हैं। लेकिन जहां तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों का मामला है, उन्होंने सीधे सीधे कहा है उनके पास काफी समय से एक पूरा डॉसियर तैयार है, जिसके अंदर न सिर्फ काफी बॉलीवुड के नामचीन लोगों के नाम शामिल है, बल्कि टीवी जगत से भी कई ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर उनका स्कैनर है। अब क्योंकि जो सप्लाई चेन आखिर कहां से आ रही है उसका पता लगाना बहुत जरूरी है। 20 से ज्यादा ऐसे ड्रग पेडलर्स हैं जो एनसीबी की इस वक्त गिरफ्त में हैं, जिनसे हर रोज पूछताछ करी जा रही है। और कल जब एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया था, पूछताछ करी थी, तभी भारती सिंह का नाम भी सामने आया था। और एनसीबी का कहना है, जैसे अभी कुछ देर पहले सरकारी वकील ने कहा कि वो संतुष्ट नहीं है, आने वाले दिनों में भी वो अपनी सर्च ऑपरेशन जारी रखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो पूरे मामले में राजनीति भी जोरों पर है, लेकिन इन सब के बीच आज इस कॉमेडियन जोड़ी को रात अपनी गुजारनी होगी जेल के भीतर ही। उसके बाद कल क्या इन्हें जमानत मिल पाती है, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। मुंबई से आपको सीधे लेकर आते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर कोरोना के मामले ताबड़तोड़ बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मदद के लिए केंद्र आगे आया है। केंद्र सरकार की कोशिश से आरटीपीसीआर टेस्ट पहली बार एंटीजन टेस्ट से ज्यादा हो गए हैं। केंद्र ने इसके अलावा 250 वेंटिलेटर डीआरडीओ अस्पताल को दिए हैं। दिल्ली में घर घर सर्वे भी शुरू किया जा चुका है। 20 नवंबर को 3,70,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई है। केंद्र की पहल पर एम्स में 207 जूनियर डॉक्टरों की भर्ती शुरू की गई है। केंद्र पहले ही कई स्पेशल टीमें बना चुका है। 100 निजी अस्पतालों में जाकर इंतजामों का जायजा भी लिया जाएगा। यहां पर देखिए, दिल्ली में संकट सामने है। आईसीयू बेड किस तरह से कम पड़ेंगे, कुल बेड कितने हैं, भरे हुए बेड कितने हैं, वो पूरे आंकड़े हम आपको, सिर्फ बचे हुए 129 बेड हैं। इसी के मद्देनजर अब बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, क्योंकि कुल बेड है 13,397 और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बस थोड़े ही बेड अब बचे हुए हैं, बाकी सारे के सारे भर चुके हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता राजधानी दिल्ली से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है मौजूदा मामले कोरोना के जिस तरह से बढ़ रहे हैं, राज्य और केंद्र सरकार दोनों कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े, ताकि कम से कम कोरोना के बढ़ते मामलों को थामा जा सके। किस तरह की स्थिति इस वक्त राजधानी दिल्ली में आप देख रहे हैं, और इंतजामों को लेकर सरकारें आगे कैसे बढ़ रही हैं? जो अंदाजा लगाया गया था चित्रा की त्योहारी मौसम के बाद, जैसे त्योहारी मौसम खत्म होंगे अचानक से उछाल देखने को मिलेगा, और वो दिखा भी। 7,000 मामले, 8,000 मामले, 9,000 मामले हर दिन आने लगे थे। जिसके बाद जो दिल्ली की सरकार, उन्होंने केंद्र से गुहार लगाई कि आईसीयू की कमी है, आईसीयू दिए जाएं। केंद्र सरकार ने बैठक बुलाई, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई और सीधे 750 बेड कह दिया कि डीआरडीओ में बनकर तैयार होंगे, और वो भी लगभग बनकर तैयार हैं। अब दिल्ली का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 1400 बेड आईसीयू के तैयार हो चुके हैं। ये एक सबसे बड़ी इसमें अचीवमेंट है। केंद्र की टीमें हैं बना दी गई हैं जो लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। सघन इलाकों में अब डोर टू डोर जो है एक सीरो सर्वे की तरह डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। इसके अलावा आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ा दिए गए हैं, तो अब कम से कम जो अनसर्टेनिटी होती है एंटीजन टेस्ट के मुकाबले वो नहीं होगी, क्योंकि आरटीपीसीआर से संख्या होगी। कल भी 40 से 45 हजार कुल टेस्ट हुए हैं, लगभग 6,000 के आसपास आंकड़ा आया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आसपास के राज्य जिसमें पहाड़ी राज्य हिमाचल, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, केंद्र की टीमें अब वहां भी अतिरिक्त टीम भेजी जा रही है, ताकि, क्योंकि लगभग ये अंदाजा, देखिए दिल्ली में मामले ज्यादा है क्योंकि यहाँ टेस्ट हुई और आपको मामले ज्यादा दिखे, इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे राज्यों में केसेस नहीं है। जहां टेस्ट बढ़ेगा वहां मामले ज्यादा आएंगे, क्योंकि त्योहारी मौसम में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग न तोड़ी गई हो, नियमों की धज्जियां न उड़ी हों। लेकिन इससे पहले हालात बदतर हो जाएं, केंद्र सरकार लगातार नजर बनाई हुई है। राज्यों में अतिरिक्त टीमें भेजी जा रही हैं जो वहां की स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार के साथ मिलजुल करके हर वो संभव कोशिश करेंगी कि वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। चित्रा, अगर 21 नवंबर का यानी कि कल का हाल हम बता दें तो देश की हर 5वीं मौत राजधानी दिल्ली में हो रही है। 20 नवंबर का भी यही हाल रहा, तो इस लिहाज से आप समझिए कि राजधानी दिल्ली में हालात कैसे बिगड़ रहे हैं। हालांकि आसपास के राज्य में क्या स्थिति है, आशुतोष मिश्रा इसकी भी जानकारी दे रहे थे। लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। 5879 पॉजिटिव केस आए और पॉजिटिव 12% से करीब थी। हमने बेड अभी बढ़ाकर 17,292 कर दिए थे कल तक, और अभी भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, और लगभग 7700 बेड अभी वेकेंट है और 9,500 ऑक्यूपाइड। सुलझाने का तरीका यही है कि देखो आईसीयू में प्राइवेट के अंदर थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो अपन ने आदेश दिया है प्राइवेट के अंदर भी 250 आईसीयू बेड और बढ़ाए जा रहे हैं,
और दिल्ली सरकार के 650 बढ़ाए जा रहे हैं, सेंटर के द्वारा 750 बढ़ाए जा रहे हैं। ये सारे बेड अगले 2-3 दिन के अंदर आ जाएंगे, 4 दिन में आ जाएंगे। तो जब अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जिस तरह से बेड की लगातार कमी होती हुई चली जा रही है और इसके मद्देनजर केंद्र की ओर से व्यवस्था की जा रही है, राज्य सरकार की भी अपनी तैयारी। लेकिन कोरोना की वजह से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर का कहर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, जहां देश की कुल कोरोना मौतों का 20% दर्ज हो रहा है। कुछ फैक्ट और नई रिपोर्ट भविष्य की भयावह परिस्थितियों का सायरन बजा रही है। दिल्ली तो अब संभली नहीं, अगर अब नहीं संभली तो शायद उसे बहुत पछताना पड़ेगा। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना कहर बरपा रहा है। भयानक बीमारी की तीसरी लहर लगातार जान ले रही है। हर रोज 100 लोग दम तोड़ रहे हैं और राहत की कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही है। पहले सिर्फ शनिवार के आंकड़ों पर ही नजर दौड़ा लीजिए। शनिवार यानी 21 नवंबर को 111 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। इसके अलावा 5,879 नए लोग कोरोना की चपेट में आ गए। दिल्ली में आज की तारीख में 39,741 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। मौत का आंकड़ा 8,270 हो चुका है और कुल मरीजों का आंकड़ा 5,23,117 हो चुका है। 24 घंटे के भीतर 45,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए, जिनमें से 5,879 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, यानी हर 100 में से 13 लोग कोरोना पीड़ित पाए गए। नगरोटा में मारे गए आतंकवादियों के पाकिस्तानी कनेक्शन से जुड़े होने के सबूत भी सामने आ गए हैं। जो कश्मीर को दहलाने के लिए आए आतंकवादियों से पाकिस्तान की रिश्तेदारी में कोई शक बाकी नहीं रह जाएगा। इसे देखने के बाद नगरोटा में मारे गए आतंकवादियों के पास से सिर्फ हथियार और तबाही का सामान ही नहीं मिला है, बल्कि ऐसी चीजें भी मिली हैं जो ये साबित करती हैं कि कश्मीर में पुलवामा हमले जैसी साजिश पूरी तरह से मेड इन पाकिस्तान थी। डिजिटल मोबाइल रेडियो मेड इन पाकिस्तान, मोबाइल स्मार्टफोन मेड इन पाकिस्तान, आतंकवादियों के जूते मेड इन पाकिस्तान, आतंकवादियों के पास से मिली दवाइयां मेड इन पाकिस्तान। नगरोटा में मारे गए आतंकवादियों के पास से मिला ये सामान ही नहीं, बल्कि कश्मीर को दहलाने की साजिश भी मेड इन पाकिस्तान थी। पाकिस्तान तो झूठ बोलेगा ही, लेकिन ये सबूत सच बोल रहे हैं, पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। ये सारे सबूत कह रहे हैं कि नगरोटा में मारे गए आतंकवादियों को पाकिस्तान ने भेजा था। जरा गौर करिए, आतंकवादियों ने जो जूते पहने हुए थे वो एक्सवे के हैं, जो पाकिस्तानी ब्रांड है। आतंकवादी जो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे थे वो क्यू मोबाइल का है, जो पाकिस्तानी ब्रांड है। आतंकवादी जिस वायरलेस हैंडसेट से अपने आकाओं के संपर्क में थे वो माइक्रो का है, जो पाकिस्तानी ब्रांड है। आतंकवादी जो दवाइयां लेकर आए थे उन पर उर्दू में साफ साफ लिखा है वो पाकिस्तानी ब्रांड है। इन सबूतों ने पाकिस्तान की आतंकिस्तान वाली ब्रांडिंग को और ज्यादा हाईलाइट कर दिया है। आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान और जैश ए मोहम्मद का हाथ पाकिस्तान कितना ही नकारता रहे, लेकिन सबूत सबके सामने हैं। डिजिटल मोबाइल रेडियो यानी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम की कंपनी पाकिस्तान में बेस्ड है। उसके अलावा हम डिजिटल एविडेंस की तो बात कर ही रहे हैं, जहां पे पाकिस्तानी आतंकी अपने हैंडलर्स को बातचीत कर रहे थे, वो सब अब रिकॉर्डिंग एविडेंस में है। और उसके साथ साथ मेड इन पाकिस्तान मेडिसिन यानी दवाइयों से लेके जूते तक पाकिस्तान के इम्प्रिंट हैं। सबूत ही सबूत। एक बार देख तो ले पाकिस्तान और बताए और कितने सबूत चाहिए। ये दवाइयां, ये जीपीएस सेट, ये वायरलेस सेट, ये सबूत कह रहे हैं कि आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का फुल सपोर्ट था। पाकिस्तान को अगर और सबूत चाहिए तो सबूतों की कोई कमी नहीं है। ये डिजिटल मोबाइल रेडियो पाकिस्तान की माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का है।
इसी रेडियो पर नगरोटा के आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से दिशा निर्देश ले रहे थे। ये मैसेज ही अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है। कहां पहुंचे, क्या सूरत हाल है, कोई मुश्किल तो नहीं। आतंकवादियों से पाकिस्तान में बैठे उनके आका पल पल की अपडेट ले रहे थे और आतंकवादी भी जवाब दे रहे थे। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। इसमें हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही कश्मीर में शांति चाहता है, कश्मीर में गड़बड़ी चाहता है, और पाकिस्तान के कुछ पिट्ठू जो कि जम्मू कश्मीर या भारत में बैठे हैं वो भी नहीं चाहते हैं। और शायद इसीलिए पाकिस्तान ये हिकमत की है कि वो दोबारा कश्मीर के अंदर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें। और ये जो चारों मिलिटेंट्स जो एलिमिनेट हुए हैं, उनके पास क्या सबूत पाए गए? सारे के सारे लिंक्स पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान जब तक ये समझेगा नहीं, तब तक हम उसको हमेशा पड़ोसी के तौर पर देखते आए। आज तक प्रधानमंत्री ने कभी भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ये सोच समझ करके कि शायद पाकिस्तान समझ जाएगा, पर अब साफ उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान है, और उन्होंने इससे पहले भी कहा कि हम घर में घुस करके मारेंगे। नगरोटा एनकाउंटर में आतंकवादी तो ढेर होकर जहन्नुम पहुंच गए, लेकिन पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के खिलाफ सबूतों का ढेर छोड़ गए। इन सारी चीजों पर पाकिस्तानी साजिश की आईएसआई मार्क मोहर लगी है। अब पाकिस्तान माने या न माने, ये सबूत गवाही दे रहे हैं कि कश्मीर में 26/11 दोहराने की साजिश का ब्लूप्रिंट जैश मोहम्मद ने तैयार किया था, जिस पर मोहर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लगाई थी, और आतंकवादियों की घुसपैठ की ठेकेदारी पाकिस्तानी रेंजर्स ने ली थी। ये इतने पुख्ता सबूत हैं कि पाकिस्तान नजरें भले ही कितनी भी चुरा ले, लेकिन वो मान जरूर चुका होगा कि नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों से उसकी पक्की रिश्तेदारी का पर्दाफाश हो चुका है। देखिए जी, पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म इमरान खान ने कह दिया है कि हर वो बंदा अगर कोई पाकिस्तान से कश्मीर में जिहाद करने जाएगा तो वो पाकिस्तान का दुश्मन है। बात क्लियर। अब इंडिया पे आता है कि इंडिया क्या कश्मीरियों को इसी तरह मारेगा और कहेगा ये पाकिस्तानी है? इंडिया कश्मीरियों को इस तरह एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करेगा और कहेगा ये पाकिस्तानी है? नहीं, कश्मीरियों को मारेंगे और कहेंगे कि पाकिस्तानी है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। सारे सबूतों के मुताबिक नगरोटा में मारे गए चारों आतंकवादी पाकिस्तान से ही आए थे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उन्हें कश्मीर में आतंकी हमले की जिम्मेदारी दी गई थी। सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान में बैठकर रची गई इस आतंकी साजिश की पूरी इनसाइड स्टोरी भी पता चल चुकी है। ये सबूत है नगरोटा के आतंकवादियों से पाकिस्तान के कनेक्शन का, और ये मैसेज सबूत है इस बात का कि आतंकवादियों को निर्देश मिल रहे थे पाकिस्तान में बैठे आकाओं से। लेकिन कौन है इन आतंकवादियों का आका? आखिर वो कौन था जो आतंकवादियों से पल पल की अपडेट ले रहा था? नगरोटा में मारे गए 4 आत्मघाती आतंकी बड़े आतंकी हमले के जरिए कश्मीर को दहलाना चाहते थे, ये सब जानते हैं। 26/11 आतंकी हमले के 12 साल पूरा होने के मौके पर आईएसआई के निर्देश पर ये आतंकी भारत में बड़ा आतंकी हमला करना चाहते थे, ये भी सब जानते हैं। हम आपको बताएंगे इस साजिश के पीछे की असल इनसाइड स्टोरी। अब आतंकवादियों के आकाओं के नाम भी सामने आ चुके हैं, जिसके साथ आतंकी लगातार संपर्क में थे, और वो आका कोई और नहीं बल्कि खुद जैश मोहम्मद का ऑपरेशनल कमांडर असगर रऊफ था। वो असगर रऊफ जो जैश का सरगना और पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी मसूद अजहर का छोटा भाई है। आज तक को उच्च सरकारी सूत्रों से पता चला है कि नगरोटा में मारे गए आतंकवादी पाकिस्तान में रऊफ, असगर और कारी जार से लगातार बात कर रहे थे। चारों आतंकवादी कश्मीर घाटी में जैश के कमांडर असगर खान कश्मीरी से भी लगातार संपर्क में थे। आतंकवादियों के पास से मिले जीपीएस डिवाइस से ये भी पता चला है कि रऊफ असगर उसी शकरगढ़ बॉर्डर पर मौजूद था जो पाकिस्तानी रेंजर्स का हेडक्वार्टर है, और जहां से पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों की भारत में घुसपैठ करवाई थी। यानी आतंकवादियों के फोन में जो मैसेज मिले हैं, वो मैसेज जैश का कमांडर और मसूद अजहर का छोटा भाई असगर रऊफ भेज रहा था। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नगरोटा इनकाउंटर के बाद इन आतंकियों से जो मोबाइल और सैटेलाइट फोन मिले हैं, उसमें जिस तरह की जानकारी मौजूद है, उससे साफ साबित होता है कि जो मास्टरमाइंड
अब्दुल रऊफ असगर था, वो लगातार इन आतंकियों के संपर्क में था। सकरगढ़ कैंप से निकलने से लेकर नगरोटा एनकाउंटर तक लगातार वो उन्हें निर्देश दे रहा था, उनसे जानकारी ले रहा था। जैश के कमांडर असगर रऊफ ने ही कश्मीर को दहलाने की पूरी प्लानिंग की थी और ये सब उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर किया था। आज तक के पास पुख्ता जानकारी है कि ISI ने ही कश्मीर में पुलवामा से भी बड़ा आतंकी हमला करने की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद को दी थी। कश्मीर में आतंकी हमले की पूरी योजना ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर के छोटे भाई असगर रऊफ ने बनाई थी। वारदात को अंजाम देने की जिम्मेदारी भारत पाक बॉर्डर पर मौजूद जैश की शकरगढ़ यूनिट को दी गई थी। शकरगढ़ बॉर्डर पर मौजूद जैश के टेरर कैंप से ही 4 आतंकवादियों का चुनाव किया गया था। इतना ही नहीं, मारे गए 4 आतंकवादियों को आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग भी दी गई थी। शकरगढ़ में ही पाकिस्तानी रेंजर्स का हेडक्वार्टर भी है, यानी जैश को हमले की जिम्मेदारी ISI ने दी थी और जैश के आतंकवादियों की भारत में घुसपैठ की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना ने उठाई थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से ही मौलाना मसूद अजहर का पूरा कुनबा बल्दे की आग में जल रहा था और इसीलिए 6 महीने के दौरान बहावलपुर हेडक्वार्टर में बैठकर एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की तैयारी की गई। उसके लिए पूरी तैयारी की गई, ISI ने उसमें मदद की और इसके साथ ही जैश ए मोहम्मद के सकरगढ़ कैंप में 4 फिदाइन आतंकियों को तैयार किया गया। सबसे खास बात, इस हमले के लिए आधुनिक हथियारों और तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया। अगर ये आतंकी हमला सफल होता तो एक बड़ा आतंकी हमला हो सकता था। अब सुरक्षा एजेंसियों को नगरोटा में मारे गए आतंकवादियों का पूरा रूट मैप भी पता चल चुका है। आतंकवादियों ने शकरगढ़ से सांबा सेक्टर में घुसपैठ की थी। सूत्रों के मुताबिक जैश अक्सर आतंकी घुसपैठ के लिए अमावस्या की रात का इंतजार करता है। नगरोटा में मारे गए आतंकवादी भी अमावस्या की रात ही भारत में घुसे थे। आतंकवादियों ने रात में 3 से 4 बजे के आसपास भारत में एंट्री ली थी। इसी के बाद सुबह 4:45 बजे सुरक्षा बलों ने बन टोल प्लाजा के पास इस ट्रक को रोका और 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना के रोकने पर आतंकवादियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों ने सांबा सेक्टर से इन्फिल्ट्रेट किया। अमावस्या की रात के करीब, यानी उनको पूरी तरह से अंधकार चाहिए था ताकि वो अंदर घुस पाए, लेकिन सतर्क सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें धर पकड़ लिया और उसके बाद इनकाउंटर हुआ। सरेंडर की कोशिश भी की गई लेकिन वो मना कर दी गई, जिसके बाद इनकाउंटर में ये सारे मारे गए। अब पाकिस्तान चाहे जितनी मर्जी चीखता रहे, जितनी मर्जी दुहाई देता रहे, लेकिन सच तो यही है। अब चाहे पाकिस्तान माने या ना माने। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।